हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है इनसाइट आईएएस का। तो ये टेस्ट नंबर हमारा 14 है। 14 का ये टेस्ट नंबर आपको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके हम लोगों ने थर्ड पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि मतलब एक पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 75 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज से 76 से 100 तक हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को यार शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, ठीक है। ताकि थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन बना रहे तो अच्छा लगता है थोड़ा सा ना। आप लोगों के साथ मतलब कनेक्टिविटी फील होती है कि हाँ आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। और मैंने पूछा था कि मतलब इसे ही कंटिन्यू करना है या फिर मतलब आगे कुछ और विज़न का लेकर आऊँ। ये मतलब एक विज़न का और एक इनसाइट का लेके आऊँ या फिर इनसाइट के ही पहले सॉल्व करवा दूँ उसके बाद विज़न के स्टार्ट करूँ। तो ये आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने बताया कि कुछ कंटिन्यू रखो और कुछ ने बताया कि मतलब जो भी है कि उसका इन विज़न का भी लेके आओ। तो आप लोग बता सकते हैं, आज बताइए, उसी हिसाब से मैं कल आपको वैसा ही लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों पे ये है, आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। और बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और कैसा मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। पहले एक दो बार मतलब दो तीन वीडियो में तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म दिखाते हैं कि बहुत अच्छे से बताते हैं कि हाँ मतलब इतना क्वेश्चन सही हो रहा है सर। कुछ बच्चे तो हैं उनका 18-18 क्वेश्चन सही हो रहा है 25 में, लेकिन बाद में बताना भूल जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो आप लोग यार बताया करो, कम से कम ये तो पता चले कि हाँ मतलब जो तैयारी करवा रहा हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए है, आप ही के काम आने वाली है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मतलब देख के चलनी है, ठीक है। तो कोई भी बकवास ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे, ठीक है। तो इसमें बताना है कि संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो होती है यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह आरक्षित वनों के निकट स्थित एक ग्राम और ग्रामों के समूह स्तर पर गठित एक एजेंसी है, ठीक है। सेकेंड है कि संयुक्त वन प्रबंधन समिति जंगल में लगाए जाने वाले पौधों की प्रजातियों का चयन करने, भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का सुझाव देने और जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? तो देखो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी होती है इसका काम ही यही होता है कि जो ये मतलब आरक्षित वनों के निकट स्थित जो ग्राम या मतलब वो ग्राम समूह होते हैं, तो उन्हीं पे एक मतलब एजेंसी सेट की जाती है और उसी के आधार पर वो मतलब भौतिक और वित्तीय लक्ष्य के सुझाव दिए जाते हैं इस समिति के द्वारा कि उन प्रजातियों का कैसे चयन किया जाए, कैसे पेड़ पौधे लगाए जाएं और उनको कैसे रखा जाए, ठीक है। तो इनके लिए ये मतलब रिकमेंडेशन करती है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें क्षतिपूरक वनीकरण कोष के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि उपयोग करने वाली कंपनी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान की जाएगी। सेकेंड है कि राष्ट्रीय और राज्य दोनों प्रतिपूरक वनीकरण कोष अव्याप्त यानी नॉन लैप्सेबल होते हैं, ठीक है। यानी मतलब ये जो कोष इसमें होगा, इसमें क्या होगा कि जो मतलब एक साल जैसे एक पैसा दिया गया इस फंड में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया कि वो हम जैसे 100 करोड़ दिए गए मान लो, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ये, मतलब रियल में नहीं है कि कितना दिया जाता है। 100 करोड़ दिया गया, उसमें से ये लोग 50 करोड़ खर्च कर पाए और 50 करोड़ बच गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये अगले साल ये 100 करोड़ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस जो ये आपका जो 50 करोड़ होगा ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारा 150 करोड़ हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये नॉन लैप्सेबल है, ठीक है। सेकेंड है कि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कोष का 90% धन जो है राज्यों को दिया जाएगा, जबकि शेष जो है ये धन केंद्र द्वारा रखा जाएगा। तो ये मतलब जो फंड बनाया जा रहा है इसमें बेसिकली 90% स्टेट इसमें देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, और 10% सेंटर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो ये अगर बात करें तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो प्राधिकरण बनाया गया था, ये मतलब जो ये क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण बनाया गया था 2001 में, ठीक है। उसी के द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष की जो स्थापना की गई थी 2006 में, ठीक है।
तो इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी कि इसी के अंतर्गत इस अथॉरिटी को बनाया जाए और अथॉरिटी के अंतर्गत ये फंड बनाया गया था। तो इसमें स्टेट 90% कंट्रीब्यूट करता है और 10% आपको सेंटर कंट्रीब्यूट इसमें करता है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये नॉन लैप्सेबल है, ये तो हमने डिस्कस ही कर लिया। और ये पहला स्टेटमेंट भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के संबंध में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि अनेक नवीन तकनीकों की विशेषता से युक्त जो भौतिक और डिजिटल जैविक विश्व को संलयित करती है। सेकेंड है कि इसके कारण असमानता में वृद्धि हो सकती है और समाज विखंडित हो सकता है। थर्ड है कि यह राष्ट्रीय सरकारों के लिए नवीन सुरक्षा चिंताएं पैदा कर सकती है। तो देखो ये तो सही बात है, जब चतुर्थ औद्योगिक क्रांति आएगी तो इसमें ये तो चिंताएं होंगी ही, क्योंकि उसके लिए खतरे बहुत से बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो तुम्हारे सुरक्षा से संबंधित खतरे होते हैं, सामाजिक से सांस्कृतिक सुरक्षाओं से संबंधित, ये सारी चिंताएं ये मतलब देखने को मिलती हैं। और इसमें असमानता में वृद्धि तो देखी ही जाएगी और समाज विखंडित हो जाता है, तो ये सारी चिंताएं इसमें बनी रहती हैं, ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति देखने को मिलती है। और ये नवीन तकनीकों की विशेषज्ञता युक्त और भौतिक डिजिटल और ये जो जैविक विश्व को संलयित करती है, कि मतलब सबको एक से जोड़ती है ये, ठीक है। तो इसमें डिजिटल से संबंधित भी खतरे होंगे, जैसे कि साइबर क्राइम, साइबर जो आपको साइबर अटैक देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके लिए ये चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के लिए चिंता की बात है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें कहा गया कि चिरू बकरी के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि इसे IUCN द्वारा संकट निकट यानी नियर थ्रीटेंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेकेंड है कि जीनस पैंथोलॉप्स की एक प्रजाति है और यह जो तिब्बत के पठार की एक स्थानिक प्रजाति है। तो इसे चिरू बकरी के बारे में बात करें तो इसे तिब्बती एंटीलोप के नाम से भी जाना जाता है। ये मतलब जो ठंडे प्रदेश है, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, जो ठंडा वाला शीत मरुस्थल वाला क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये देखने को मिलती है। और ये मतलब इसकी जो इसके बाल होते हैं बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं, तो इसके इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी मतलब प्रजाति लगातार घट रही है। तो इसे नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, IUCN की जो रेड लिस्ट होती है। और सेकेंड है कि यह एक मतलब तिब्बत की पठार की एक स्थानिक प्रजाति है और इसे जीनस जो पैंथालोप्स हो उसी की एक मतलब प्रजाति देखने को मिलेगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि वाणिज्यिक पत्र यानी कमर्शियल पेपर जो होते हैं उनके बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह असुरक्षित मुद्रा बाजार उपकरण है जिसे एक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। सेकेंड है कि प्राथमिक डीलर यानी जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं एवं अखिल भारतीय जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, और वाणिज्यिक पत्र जारी करने हैं तो अयोग्य होते हैं। तो मतलब कहा गया है कि जो प्राइमरी डीलर्स और जो ये ऑल इंडिया जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये जो 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 ये है कॉमर्शियल पेपर है, ये मतलब जारी नहीं कर सकते हैं, सिंपल ये बात की जा रही है इसमें, ठीक है। और थर्ड है कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs जो होते हैं, ठीक है, वो वाणिज्यिक पत्र में निवेश कर सकते हैं। तो ये सही बात है कि जो ये विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं ये इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्हें जो ये प्राइमरी डीलर्स होते हैं और ये जो ऑल इंडिया जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो ये भी इसमें मतलब निवेश कर सकते हैं, इसे जारी कर सकते हैं, ठीक है। इसे जारी करके वो अपना मतलब वित्त यानी फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं ताकि उसको जो अपनी कंपनी को उसे आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया सेकेंड स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला हमारा सही है क्योंकि ये असुरक्षित मुद्रा बाजार उपकरण है जिसे एक जो वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट हमारा सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। और ये जो होते हैं और ये जो कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाता है, इसमें मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इसे जारी किया जाता है। इसमें मिनिमम जो इसकी टाइम ड्यूरेशन होता है ये 7 दिन का होता है और मैक्सिमम 90 दिन का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो कमर्शियल पेपर का फंडा लाया गया था तो ये भारत सरकार के द्वारा 1990 में लाया गया था। तो आई होप आप लोगों को ये पूरे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 81। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट
सही है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसे भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन गठित किया गया था। सेकेंड है कि प्राधिकरण का एक प्रमुख कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए लेखा कर्म और लेखा परीक्षा नीतियों द्वारा कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों की अनुशंसा करना है, ठीक है। और सेकेंड है कि यह प्राधिकरण उन कंपनियों के लिए लेखा कर्म मानकों को लेखा परीक्षा मानकों के साथ अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन की जो शक्ति प्राप्त होगी, जिनकी प्रतिभूतियां भारत अथवा जो भारत से बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में जो सूचीबद्ध होगी, ठीक है। तो उनके बारे में बताना है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो इसे जो ये हमारा एक्ट था, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाया गया था राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण को, ठीक है। उसी के अंतर्गत बनाया गया था और उसी की इसको बनाया गया था 2013 में, ठीक है। नहीं, ओ सॉरी 2018 में इसे बनाया गया था। और इसकी जो ये एक्ट था कंपनी एक्ट 2013 का, तो इसके अंतर्गत जो इसकी धारा 132 के अंतर्गत ये मतलब शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में बताई गई हैं, ठीक है। तो हमारा ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 82। तो इसमें कहा गया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बताना है, जो 2019 की आई है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के विगत आकलन की तुलना में बांस वाले क्षेत्र में जो आपको पॉइंट 32 मिलियन हेक्टेयर की कमी देखी गई है, ठीक है। सेकेंड है कि मृदा जैविक कार्बन जंगलों में कार्बन स्टॉक का सबसे बड़े पूल का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि अनुमानित रूप से ये 44 मिलियन है। सॉरी, ये क्या हो गया यार, दिख नहीं रहा, 1 सेकेंड। अब दिख रहा है। हाँ, तो इसमें ये कहा गया है कि जो मृदा में जैविक कार्बन जंगलों में कार्बन स्टॉक जो होता है वो सबसे बड़े बड़े पूल का प्रतिनिधित्व करता है, जो अनुमानित रूप से 404 मिलियन टन है, ठीक है। और सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट है कि 2017 के विगत आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये बांस की जो कमी कहा गया है, तो नहीं, ये कमी नहीं हुई है। जो ये बांस वाला क्षेत्र है, जो 2017 की रिपोर्ट के और 2019 की तुलना करें तो इसमें 0.32 मिलियन की वृद्धि हुई है, ना कि कमी हुई है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत है। और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जंगलों में जो कार्बन स्टॉक का सबसे बड़े पूल का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तो बहुत सही बात है, ठीक है। और अनुमानित 404 मिलियन टन है ये, ठीक है। और थर्ड वाला भी स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि कार्बन स्टॉक में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड और थर्ड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें कहा गया कि करंज यानी पंगेमिया की मुख्य विशेषताओं के बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला पौधा है। सेकेंड है कि यह जल भराव, लवणी और क्षारीय मृदा के प्रति सहनशील है, मतलब वहाँ उगाया जा सकता है। और थर्ड है कि यह पार्श्व जड़ों के घने नेटवर्क के कारण मृदा के कटाव और रेत के टीलों को नियंत्रित करने में सहायता करता है, कि मतलब उसकी जो जड़ें होती हैं वो मृदा को जकड़े रहती हैं इस तरह से, ताकि मृदा का क्षरण नहीं होता, मृदा का कटाव नहीं होता। बेसिकली ये बात की जा रही है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। और ये लवणी और क्षारीय मृदा में आराम से मतलब इसे उगाया जा सकता है, और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करता है, ठीक है। तो ये मतलब एक प्रकार का बहुत अच्छा पौधा है, और इसके लिए मतलब ये बायोडीजल का भी उत्पादन इससे किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 84। तो इसमें जैव ईंधन का उत्पादन करने के संबंध में बताना है कि किसका उपयोग किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा चुकंदर है। सेकेंड है कि मीठा सोरगम है। और सूरजमुखी है, शैवाल है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें कि जैव ईंधन में किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसमें देखो ये हमारे सारे स्टेटमेंट सही है, क्योंकि चुकंदर यानी बेसिकली अगर बात करें तो जो मीठे फल वाले पौधे होते हैं, जिन मतलब मीठे जिसमें शर्करा बेसिकली जिसमें सुक्रोज पाया जाता है, उनसे हम जो है बायोडीजल का उत्पादन कर सकते हैं। तो चुकंदर में भी हो सकता है, मीठा सोरगम है, सूरजमुखी है, और ये शैवाल जो है, ठीक है।
तो इनमें से हम सभी का इस्तेमाल करके बायोडीजल का उत्पादन कर सकते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। मतलब जैव ईंधन का इस्तेमाल मतलब उत्पादन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 85, तो इसमें बायोगैस के बारे में बताना है। तो बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया प्रकृति में वायवीय होती है। सेकेंड है कि मीथेन जो गैस होती है, मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक होती है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये हमारे सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक होता है, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लेकिन जो ये फर्स्ट वाला कहा जा रहा है, तो इसमें बायोगैस की उत्पादन की प्रक्रिया वायवीय होती है, तो नहीं, ये वायवीय नहीं होती है। ये मतलब अंदर मतलब एक जैसे आपने देखा होगा गांव में जो गोबर गैस होता है जनरली आपको देखने को मिलेगा, उसमें जो गैस बनती है उसी को मतलब बायोगैस का फॉर्मेट हम मान सकते हैं, ठीक है। उसी से हमको तरल ईंधन प्राप्त होता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घरों में तो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है उस गोबर गैस का, ठीक है। उसी तरह मतलब इसका बड़े स्तर पर भी मतलब बैक्टीरिया द्वारा इसका किण्वन होता है और ऑक्सीजन मतलब जो गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये अवायवीय होता है, ना कि वायवीय होता है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत हो गया, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 86, तो इसमें बायोगैस बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि बायोमास गैसीकरण एक आंशिक दहन के माध्यम से ठोस बायोगैस का एक जो दहनशील गैस मिश्रण में तापीय रासायनिक रूपांतरण होता है, मतलब तो ये केमिकल जो रूपांतरण की बात की जा रही है। सेकेंड है कि विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त जनरेटर के साथ उपयुक्त रूप से डिजाइन और अपनाए गए आंतरिक दहन इंजनों में डीजल के स्थान पर ईंधन के रूप में निर्माता गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि उत्पादन गैस को कैलोरी जो उत्पादन गैस होती है जिसका हम उत्पादन करते हैं उसका जो कैलोरी मान होता है वो 1000 से 1200 किलो कैलोरी प्रति घन मीटर होता है, ठीक है। तो देखो ये जो बात की जा रही है बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन के बारे में, तो ये हमारे अगर बात करें तो ये हमारे सारे स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो इसका बहुत इसकी उच्च क्षमता होती है जो 1000 से 1200 किलो कैलोरी प्रति घन मीटर होती है, ठीक है। और इसका जो विद्युत जनरेटर होता है, जनरेटर प्रयुक्त किया जाता है, उसको डिजाइन द्वारा अपनाए गए आंतरिक दहन इंजन में डीजल के स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यह एक दहनशील गैस मिश्रण प्रक्रिया है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और इसमें अगर गैस की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेथेन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इत्यादि गैसें ये देखने को मिलेंगी इसमें, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 87, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग लगभग 1872 किलो वाट प्रति घंटा है, ठीक है। सेकेंड है कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 99% परिवारों में घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की उपलब्धता है। तो ये देखो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो आपको 99% देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये लगभग 94% विद्युत की उपलब्धता घरेलू उपलब्धता देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये घरेलू परिवार के उपयोग की संबंध में, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया और फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग लगभग 1872 किलोवाट घंटा देखने को मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत हो गया इसका, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में जो पवित्र उपवनों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है। और सेकंड है कि पवित्र उपवनों के राज्यवार वितरण में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो देखो अगर बात करें तो जो पवित्र उपवनों में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पवित्र वन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये अग्रणी है हमारा, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है, क्योंकि जो वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 का है, इसके अंतर्गत आपको ये नहीं जो पवित्र उपवन होते हैं इनको शामिल नहीं किया गया उसमें है, ठीक है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका
सही हो गया। इसमें क्या होता है कि मतलब जो इन सिटू और एक्स सिटू दो प्रकार के आपको उपवन देखने को मिलेंगे, उसी में जो इन सिटू के अंतर्गत होता है, ठीक है, तो उसे पवित्र उपवन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। तो इसमें उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित करेगा। सेकेंड है कि उपभोक्ता संरक्षण पर सलाह देने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि ये मतलब जो उपभोक्ता संरक्षण एक्ट बनाया गया है, तो इसके संबंध में ये कहा ही गया है कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एक काउंसिल बनाया जाएगी। उस काउंसिल के आधार पर जो उपभोक्ता होता है उसकी शिकायत का निवारण किया जाएगा, और अगर उसमें कोई विलम्ब होता है तो उसका भी पूरा मतलब वो शिकायत करता है और उपभोक्ता को किसी चीज़ से समस्या है तो उसका पूरा हर्जाना भी कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके संबंध में है ये, तो उसको आसान बनाने की बात की जा रही है। और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 को प्रतिस्थापित करेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। तो इसमें कहा गया कि भारत के परमाणु सिद्धांत के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम 1940 के अंत में होमी जहांगीर भाभा के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया गया था। सेकेंड है कि परमाणु हथियारों का उपयोग केवल भारतीय क्षेत्र या कहीं भी भारतीय सेना पर परमाणु हमले के प्रतिशोध में किया जाएगा। मतलब जब कोई देश इंडिया की किसी सेना पर या इंडिया पर हमला करेगा, तभी उसके जवाब में जो है जवाबी कार्रवाई में इंडिया उस पर हमला करेगा। इसका कहने का मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट में है। तो ये हमारा सही बात है, क्योंकि हम लोगों की पॉलिसी है कि हम पहले किसी पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पे परमाणु हथियार से अटैक किया है तो हम भी उससे पीछे नहीं हटाएंगे, तो फिर हम भी उस देश पे, उस कंट्री पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ की जो परमाणु की पॉलिसी है। और ये फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 1940 के अंत में होमी जहांगीर भाभा के मार्गदर्शन में ये मतलब कार्यक्रम चलाया गया था। और जो ये परमाणु सिद्धांत की अगर हम बात करें, तो परमाणु सिद्धांत ये हमारे 2003 में ये सिद्धांत जो चलाया गया था, मतलब प्रचलित हुआ था इंडिया में। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष मलबे यानी स्पेस डेब्रीज जो होती हैं उनके बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि अंतरिक्ष मलबे में जो प्राकृतिक उल्कापिंड और कृत्रिम मानव निर्मित दोनों प्रकार के कण शामिल हैं। सेकेंड है कि अधिकांश अंतरिक्ष मलबे सूर्य की परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और थर्ड है कि 17,050 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं, जो उपग्रह या अंतरिक्ष यान को क्षतिग्रस्त करने हेतु तो एक कक्षीय मलबे के जो अपेक्षाकृत छोटे से छोटे टुकड़े के लिए पर्याप्त गति होती है, ठीक है। तो ये तो हमारी सही बात है कि अगर कोई भी अंतरिक्ष का कोई टुकड़ा है जो मतलब अंतरिक्ष में घूम रहा है, तो वो उसकी अगर 17,500 मीटर प्रति घंटे की गति है, तो वो बहुत लार्ज स्केल पर हमारे लिए क्षति के लिए वो जिम्मेदार हो सकता है, ठीक है। और ये सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि इसमें अधिकांश जो ये मानव निर्मित मलबे वाले जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हमने कोई सैटेलाइट छोड़ा, वो ख़राब हो गया, वो भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो अधिकांश ये जो मतलब सैटेलाइट मलबे या जो मलबा होता है, ये ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। लेकिन अगर सूर्य के चारों ओर बात करें, तो ये जो उल्का पिंड होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। तो इसमें कोलेजन के बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि यह एक कठोर अघुलनशील रेशेदार विटामिन है जो मानव शरीर में पोषक तत्वों के 1/3 भाग का निर्माण करता है। सेकेंड है कि एक कठोर अघुलनशील रेशेदार विटामिन है जो मानव शरीर में पोषक तत्वों के 1/3 भाग का निर्माण करता है। अरे ये तो रिपीट हो गया यार, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, ठीक है। तो ये मतलब गलती किसी न किसी क्वेश्चन में कर ही देते हैं ये लोग, ठीक है। ये थोड़ा सा हमको लगता है ना, जो हिंदी से इंग्लिश में टाइपिंग होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। सेकेंड है, थर्ड स्टेटमेंट है कि इसका उपयोग कार्यात्मक भागों के रूप में
कार्यात्मक भागों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो देखो ये सही बात है, जो कोलेजन होता है ये एक अघुलनशील कठोर और रेशेदार विटामिन होता है, जो मतलब पोषक तत्वों के 1/3 भाग का निर्माण करता है, और इसका उपयोग जो होता है कार्यात्मक भागों के निर्माण के लिए किया जाता है। क्योंकि अभी जो यूएस के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा एक कृत्रिम हृदय बनाया गया है, तो उसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कोलेजन को प्रयोग करके, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो देखो ये हमारा 1-2 स्टेटमेंट नहीं 2-3 मान लेते हैं, तो हमारा डी वाला सही हो गया, क्योंकि ये तो दोनों रिपीटेड हैं, ठीक है। तो हमारा 2-3, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो सकता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 93rd। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग जो गृह भारत में हरित भवनों के लिए एक राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। और सेकेंड है कि इसकी कल्पना भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की गई थी, इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ विकसित किया गया है। और थर्ड है कि महानगरीय शहरों में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए गृह प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो ये गलत है, ये सभी के लिए नहीं है। कमर्शियल बिल्डिंग जो होती हैं, ठीक है, तो सभी उसमें भी नहीं होती, कुछ शामिल की जाती हैं उसमें, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। और इसकी जो कल्पना की बात की जा रही है, मतलब इसका निर्माण किसने किया है गृह का, तो इसमें ये टेरी ने इसका किया है, ठीक है। TERI, ठीक है, टेरी ने इसका किया है। तो ये हमारा गलत हो गया सेकेंड स्टेटमेंट भी, और फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि इसका मूल्यांकन ग्रीन रेटिंग जो गृह है, ठीक है, भारत में हरित भवनों की एक राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली होती है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, केवल एक स्टेटमेंट इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 94। तो इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संबंधी अभियानों के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि प्रत्येक शांति स्थापना मिशन को सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत किया जाता है। शांति व्यवस्था में जो सदस्य राज्यों में स्वैच्छिक आधार का उपयोग जो योगदान दिया जाता है। और थर्ड है कि प्रत्येक सदस्य राज्य शांति की स्थापना के लिए अपने जो संबंधित भाग का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो शांति स्थापना अभियान जो होते हैं, तो इनमें तीनों का योगदान होता है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट उससे रिलेटेड संबंधित सही हैं। नेक्स्ट है 95 में। तो इसमें कहा गया कि भारतीय मौसम विभाग यानी IMD द्वारा ऊष्म तरंगों के निर्धारित मापदंड कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है कि जब तक मैदानी इलाकों के लिए किसी स्टेशन का जो अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे ऊष्म तरंग नहीं माना जाएगा, यानी मतलब हीट वेव नहीं माना जाएगा। और सेकंड है कि जब तक अधिकतम तापमान से प्रभावित हुए बिना वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या अधिक रहता है, तब उसे जो है हीट वेव घोषित किया जा सकता है। और थर्ड है कि पहाड़ी इलाकों के किसी भी स्टेशन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं पहुंचता है, ठीक है, मतलब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसको जो है हीट वेव नहीं माना जाएगा। तो ये गलत है। ये पहाड़ी इलाकों के लिए ये 30 डिग्री माना गया है, ठीक है। और ये पहाड़ी इलाकों के लिए तो ये 30 डिग्री रखा गया है, लेकिन मैदानी इलाकों के लिए ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, 40 डिग्री वाला, ठीक है। और ये थर्ड वाला तो गलत हो गया, और सेकेंड भी सही है, क्योंकि इसमें जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी ये वास्तविक तापमान का अधिकतम तापमान जो होता है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, तो उसे हीट वेव मान लिया जाएगा। तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 96। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय यानी इन सिटू संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है कि ऊतक संवर्धन विधि द्वारा प्रवर्धन, वानस्पतिक उद्यान और ये पवित्र उपवन और जंतु उद्यान। तो देखो इसमें जंतु उद्यान नहीं शामिल होंगे, वो तो हमने पहले ही कहा है कि इन सिटू और इन सिटू दो ये मतलब संरक्षण के दो उपाय होते हैं, जिनसे जो है जंगलों को हम सुरक्षित करते हैं। उसमें देखो आपको जो देखने को मिलेंगे, जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और ये पवित्र उपवन है, ये सब इन सिटू में आते हैं। और इन सिटू में आपको देखने को मिलेगा जैसे वनस्पति उद्यान है, तो इसमें जो ये होते हैं आपको जो संवर्धन वाले देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक सिटू में आएंगे, वनस्पतिक उद्यान है ये भी एक सिटू में आएंगे, ठीक है। और ये जो पवित्र उपवन है ये इन सिटू में आते हैं, ठीक है। लेकिन जंतु उद्यान ये भी आपको एक सिटू में देखने को मिलेंगे। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया।
इन सिटू और इन सिटू का मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब किसी चीज़ को संरक्षित करना है, ठीक है। तो अगर जो वहाँ का प्राकृतिक निवास है, जिस पौधे या जंतु को संरक्षित करना है, तो वो उसे उसके प्राकृतिक आवास में ही अगर सुरक्षित कर देते हैं तो वो इन सिटू के अंतर्गत आता है। लेकिन उसे रिप्लेस करके किसी दूसरी स्थान पे ले जाया जाता है तो उसे एक्स सिटू कहते हैं, ठीक है। तो ये बोटेनिकल गार्डन वगैरह बनाए जाते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, तो इनको अपने प्राकृतिक आवास से एक दूसरे आवास में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 97। तो इसमें कहा गया है कि कड़की पदार्थों को निकालने के लिए स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का उपयोग किया जाता है। सेकेंड है कि मार्जक यानी स्क्रबर जो होता है, ठीक है, उससे सल्फर ऑक्साइड जैसी गैसों को हटा सकती है। और उत्प्रेरक जो परिवर्तक का उपयोग अदग्ध हाइड्रोकार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित किया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। सही बात तो कही जा रही है, इसमें कौन सी बात गलत है? तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि प्रवाल विरंजन के कारण कौन कौन से हैं, कि मतलब प्रवाल क्यों खत्म हो रहे हैं। तो पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज के बारे में बात की जा रही है वृद्धि से। सेकेंड है कि भारी मात्रा में वर्षा और तूफान जल भित्तियों में भर जाता है। और थर्ड है कि निश्चित रसायनों और रोगों के साथ प्रवाल का संपर्क, और प्रवाल को ढकने वाले रेत या कीचड़ जैसे अवसाद। तो ये सही बात है, चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि इनसे हमको जो प्रवाल की क्षति होती है जो बहुत तेज़ी से घट भी रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। तो इसमें जैव उर्वरक के बारे में बताना है कि क्या लाभ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ये मृदा उर्वरता की पुनः पूर्ति व वृद्धि में सहायक होते हैं। ये उर्वरक और जल की धारण जो क्षमता होती जो वातन और सरंध्र व जल निकासी में सुधार करते हैं। और ये उर्वरक अनुत्पादक मात्रा के सुधार में सहायक होते हैं। और ये उर्वरक मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो अगर बात करें तो ये तीनों चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि मृदा उर्वरक जो होते हैं ये इन सभी में सहायक होते हैं, तो ये हमारे लाभ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि बाघ संरक्षित क्षेत्र के बारे में और संबंधित राज्य के बारे में मिलान करना है कि कौन उसमें है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि नामदफा असम में, अचनकमार छत्तीसगढ़, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, सरिस्का उड़ीसा। तो देखो सरिस्का आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। और मुकुंदरा हिल्स तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। और अचनकमार ये छत्तीसगढ़ में बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और नामदफा की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमारे दो गलत हो गए, 1 और 4, और 2 3 हमारा सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। थोड़ा सा देखें कि मेरी भी मेहनत लग रही है यार, तो थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, ठीक है। बाकी जो भी है, कोई अगर क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला ही है, आप कुछ भी बता सकते हैं, कोई सजेशन देना हो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।